बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम एक दिन एक लम्हा टीवीएटीएच की टीम आज मौजूद है इस्लामाबाद में। हमारे चकवाल के और पाकिस्तान के एसेट एक अनमोल सितारा और वो शख्सियत जिसने अपनी ज़िंदगी का सफ़र चकवाल में शुरू किया, पांचशान गांव से शुरू किया और फिर अपनी बलबूते पे अपनी माँ बाप की दुआओं के ज़रिए, अल्लाह की ज़ात की रहमत के ज़रिए कामयाबी की मनाज़िल तय करते करते उन्होंने पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में अपने ज़िले, अपने गांव और अपने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हम आज मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, खैरियत से हैं? और क्वारंटाइन डेज में आपकी मसरूफियत बढ़ गई है। आजकल जो चाइना और इंडिया बॉर्डर पे जो मामलात हैं, फिर इसके अलावा जिस तरह कॉरिडोर है हमारा सी पैक, उसकी मसरूफियात हैं, फिर कश्मीर के हवाले से आपका एक बहुत अच्छा स्टांस है काफ़ी अर्से से। तो इन सारी मसरूफियात में तो क्वारंटाइन डेज भी है, तो कैसे वक्त मैनेज कर रहे हैं? या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आपका ये जो एफएम का चैनल है ये बड़ी खिदमत कर रहा है। लोगों को अवेयरनेस देना बड़ा ज़रूरी है इन हालात में, और जबकि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मीडिया का एक ब्रेक थ्रू है तो उसमें मुस्बत बातें आनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए हमारे जो एल्डर्स हैं या जो लोग सीनियर्स हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे बनाई और कैसे। तो ये बड़ा पाकीज़ा एक मकसद है ताकि उनके लिए जो यूथ है उनके लिए एक मशाल राह हो, और जो हमने गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ ना करें वो। ये कहने के बाद मैं ये कहता हूँ कि ऑब्वियसली बहुत बिज़ी रहता हूँ मैं, चूँकि रिटायरमेंट के बाद अभी मेरी एज तकरीबन 74 साल हो चुकी है। तो इसमें मैं बिल्कुल घर में लेट के भी वक्त गुजार सकता हूँ, लेकिन वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको बिज़ी रहना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मैं ना सिर्फ लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, मैं गेम खेलता हूँ, मैं पार्लियामेंट में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। तो इसलिए अल्लाह का करम है, ये मुश्किल तरीन हालात हैं हमारे मुल्क के ऊपर इस बीमारी की वजह से, लेकिन आई थिंक कि उसके अंदर जो मेरे जैसे एक बंदे का हक है वो मैं कोशिश करता हूँ कि अदा करूँ। अच्छा जनरल साहब, किसी की कामयाबी को देख के नॉर्मली जहन में ये आता है कि ये शख्स शायद सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुआ। तो थोड़ा सा सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए ये बताते चले कि आप क्या वाकई सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए थे, या वो जो बचपन है वो बड़े एक मुतवसत तबके के घर में आपने आँख खोली और फिर आपकी जो पढ़ाई है वो किन स्कूलों में रही और किस तरह आप मूव किया? देखिए 1947 में जब पाकिस्तान बना था ना, तो शायद ही इक्का दुक्का कुछ थोड़ी फैमिली होंगी जो सोने की चम्मच वाले मसला होगा। ज़्यादातर मतलब मिडिल क्लास के लोग, गरीब लोग कसम पुरसी के आलम में ये आए। मेरी पैदाइश 1946 में हुई, पाकिस्तान बनने से 1 साल पहले। तो मेरे वालिद साहब जो थे वो दूसरी जंग अज़ीम में थे और वो रिटायर हो चुके थे उस पाकिस्तान बनने से पहले ही। और जो ग्रैंडफादर थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में थे, कैप्टन गुलाम अली, और उनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर मिला था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद इनकी ज़रूरत महसूस हुई तो मेरे वालिद साहब को रिकॉल किया गया और फिर ये मरी और बाड़ियाँ के इलाकों में इनकी सर्विस थी। लेकिन जब ये पेंशन आ गए फिर तकरीबन 51-52 में, तो मैंने उस वक़्त स्कूल में दाखिला लिया, गांव के स्कूल में। चूँकि ये सीधे गांव आ गए, उन वक्तों में ये नहीं होता था कि बाहर मकान बना लिया, इधर किया उधर किया, लोग अपने घरों पे आते थे। और वो तो वहाँ आके हमारे गांव का मिडिल स्कूल था, मैं उधर पढ़ता रहा और मुझे खुशी है कि वहाँ अच्छे उस्ताद थे। बोसीदा बिल्डिंग्स थी और कुर्सियाँ नहीं थी, टाट पे बैठते थे। पहली दूसरी जमात में तो लोग अपनी अपनी वो रैग लेके आते थे, चटाई लेके आते थे, उस पे बैठते थे, तख्ती धोते थे और स्लेट पे लिखते थे, चूँकि कापियों का तो इतना रिवाज ही नहीं था। तो खुदा का करम है, लेकिन टीचर अच्छे थे। तो वो हम पढ़े, 8 जमातें वहाँ की। फिर 9वीं-10वीं में मैं हसोला गया। हसोला हमारे गांव से कोई 4.5-5 किलोमीटर दूर है बल्कि। तो वो सुबह हम जाते थे, शाम को आते थे। गर्मी सर्दी 2-3 बरसाती नाले थे रास्ते में, वो करते थे। लेकिन अगेन वहाँ मलक नवाज़ जैसे बड़े अच्छे हेड मास्टर्स थे जो हमें छुट्टियों में भी
फारग नहीं होने देते, कहते थे आप इधर हॉस्टल में रहें, और मैथ और इंग्लिश पढ़ाते थे और कोई ट्यूशन का मसला ही नहीं होता था। तो वो किया। वहाँ से फिर मैं 1962 में मैट्रिक करके तो चकवाल आ गया। तो चकवाल अपना एक कॉलेज था, बड़ा एक अपना माहौल था, अल्लाह का करम था, बड़ी पजीराई थी। सुल्तान बख्श साहब प्रिंसिपल थे और उन्होंने भी बड़ा डिसिप्लिन रखा हुआ था। तो मैं वहाँ भी एक अपना मकाम पैदा किया। मैं हॉस्टल का प्रीफेक्ट था, वॉलीबॉल की टीम का कैप्टन था, बज़्म अदब का मैं इंचार्ज था, और मैं प्रेसिडेंट था स्टूडेंट यूनियन का। तो फिर 65 वार लग गई जब मैं 4th ईयर में था। तो जब ये लगी तो फिर हमारा ये ध्यान आ गया कि फ़ौज सबसे बेस्ट साइड है। अगर मुल्क की आपने खिदमत करनी है और जान निसार करनी है तो सबसे अच्छा प्रोफेशन जो है आर्मी है। तो मैंने 65 की जंग के फ़ौरन बाद ही अप्लाई किया और 66 में मैं फ़ौज में आ गया। और फिर खुदा का करम है, देखिए ये जो इब्तदाई तालीम है ना, काश के हमारे पेरेंट्स या मुझे वो फैसिलिटीज़ होती जो लॉरेंस कॉलेज, घोड़ा गली और कैनेट कॉलेज और बड़े बड़े स्कूलों में। लेकिन अल्लाह का ये करम है कि वो सबको तो नहीं अवेलेबल थी। हमें वो जो कुछ था वो हम किया। फिर ये ज़िंदगी की थ्रू आउट तगोदो होती है। आप एवरी डे, अभी भी आप जब आए हैं तो मैं लिख रहा था कुछ, तो लिखते पढ़ते रहना, नोट्स लें अपने। वो कि मैं यूथ के लिए कह रहा हूँ, यंगस्टर्स के लिए रहता हूँ कि आप फ्रॉम, वो कहते हैं ना, सीक नॉलेज फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, कि आप माँ के झूले से, गोद से उठ के भी और कब्र तक भी सीखते रहें, नॉलेज हासिल करें। तो वो हम कोशिश करते रहे। तो अल्लाह का करम है, फिर फ़ौज में आ गए और फ़ौज में 2nd लेफ्टिनेंट हो गए, फिर कैप्टन बने, फिर मेजर बने, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर स्ट्रेट लेफ्टिनेंट कर्नल से ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये कहीं भी मैं किसी पे रुका नहीं, और अल्लाह का ये करम है। एक इज़्ज़त थी, माँ बाप की दुआएं थी, और इलाके की एक धरती का एक खून भी था। अवान बिरादरी से मेरा ताल्लुक़ है, जो कुतुब शाही कादरी मेरे घर में, उसका पूरा वो मैं आपको एक फुटेज दूंगा, उसका पूरा शजर नसब भी लगा हुआ है। तो ये रुदात। स्टूडेंट किस तरह के थे? आपने बताया कि आप स्टूडेंट यूनियन के सदर भी थे, उसके अलावा अदब की रिप्रेजेंटेशन थी, फिर उसके बाद पोस्टिंग वगैरह भी आप इवेंट्स में किया करते थे, तो थोड़ा शरारतीपन भी था? देखिए, ये अल्लाह का करम है कि मेरे अंदर जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर था ना, शरारतें भी करते थे, और एक मज़ा जो था वो हम क्रिएट करते रहते थे, गपशप लगाते थे। फिर मैंने चकवाल में कई वैरायटी शोज़ में हिस्सा लिया। तो मुझे याद है कि एक में मैं हाकर बना, जो अड्डों पे नहीं, हमारे अवान की बसें चलती हैं और कोई सरगोदा की तरफ जाती है, कोई उधर जाती है, तो हम कुरैशी होटल होता था अड्डे के साथ, तो वहाँ बैठ के हम चाय पीते थे ना, तो हर वक्त वो हाकर की आवाज़ आती रहती थी। तो वो मेरे ज़हन में आया। तो उसने वो धोती बांधी होती थी और बटेरा हाथ में पकड़ा होता था, ऐसे करता था, पिंजरी इधर उसने दी हुई थी। तो वो कहता था कि चल भाई भोण कलर कार, मैणी बुछाल, नूरपुर मुनारा, पैल पधराड़, कट्ठा खुशाब सरगोदे वालों। कहना गांधी वांदी है, नाल रुड़दी भी वांदी है, ठीक है ना। उसके विच एक रेडुआ भी लग गया, मतलब वो मुझे याद हो गया इस तरह। तो वो मैं फिर कॉलेज में वो किया, वैरायटी शो में हम फर्स्ट आए, फिर इसी तरह का। तो ये एक टैलेंट भी था, अल्लाह का करम। ठीक है। तो फिर उसके बाद जब आपने फोर्स ज्वाइन की, तो हमने जिस तरह पीटीवी के ड्रामा से अल्फा ब्रावो चार्ली और उनसे देखा है कि एक एंथुजियाज़म अपनी जगह, छोटी मोटी शरारतें भी जो है वो कैडेट्स के दौरान और फिर 2nd लेफ्टिनेंट्स के दौरान इस तरह की चलती रहती हैं, और कभी कभी कुछ इस तरह कुछ सज़ा भी ऐसी मिलती है जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहती है। तो कभी ऐसा भी कुछ हुआ? देखिए, कॉलेज वहाँ जो होता है ना, PMA में, ये बड़ा डबल एज भी होता है। हम शरारतें तो बच्चे उस उम्र में, यूथ में, आप रहते ही नहीं है कुछ ना कुछ करने से, लेकिन कई दफ़ा आप फंस जाते हैं थोड़ी सी गलती करके, तो वहाँ पनिशमेंट्स बड़ी सख्त हैं। वो फौरी तौर पे विड्रॉ कर देते हैं वहाँ से, कोर्स से आपको वापस भेज देते हैं अगर आपने कोई बहुत बदतमीज़ी की हो या यूँ। तो हम करते रहते थे वो। फिर जब यूनिट में आ गए तो जो कैडेट आते थे उनके साथ हम अपने तौर पे, हम सीनियर लेफ्टिनेंट थे, अपने आप को पाटे खान समझते थे। तो वो जो लड़के नए आते थे ना,
उनका बैटमैन बन जाना। उसको पता ही नहीं होता था किधर है, तो उसको कहना जी मैं आपके शूज़ पॉलिश करूँगा, मुझे इतने पैसे दो, ये करो। तो इस तरह के जोक्स वगैरह चलता। लेकिन एट द एंड ऑफ मुझे ये याद है कि जब मैं पीएमए में सीनियर कैडेट था ना, तो अयाज अमीर साहब आए जूनियर उसके अंदर। अच्छा। तो वो जो जूनियर आते हैं तो उनको रगड़ा पट्टी मिलता है, तो इनको मैंने सड़क के ऊपर को करा ले, इनको फ्रंट रोड। इसके बाद फिर आप मुझे ये पता था ये मेरे अपने इलाके का है और मेरे लिए बड़ा मतलब है, मैंने इसको लुक आफ्टर भी करना है अमीर को अयाज़म। तो मैं इनको ले गया कैफेटेरिया में कि वो पनिशमेंट देने के बाद, तो मैं कहूँ अभी ये थोड़ा वैसे घबराए हुआ कौड़ा भी था, तो मैंने कहा अभी रसगुल्ले खो, तो ये मुझे खुद बताता है कि आपने मुझे पनिशमेंट दी फिर आप, लेकिन वो वहाँ भाइयों की तरह। और अभी सारी इतना अरसा गुजर गया, अयाज अमीर से हमारा एक रिश्ता, जो हमारी फौजी कॉमरेडशिप है ना, वो बड़ी स्ट्रांग रहती है माशाल्लाह। जो पीएमए में थे, जो जंग में हमारे साथ थे, और वो बड़ा एक याद रहता है। जब 1971 की वॉर हुई और फिर सकूते ढाका, तो उस वक्त आप किस रैंक पे थे, कहाँ डिप्लॉयड थे और आपके उस वक्त एहसासात क्या थे? देखिए ये मेरी सर्विस का सबसे दुखदेह वाक़या है कि मैं 71 की जंग में कप्तान था, शकरगढ़ के महाज पे था, लड़ रहे थे, हमारे 7 लोग शहीद हो रहे थे, किसी की आंख में लगी फ्रेगमेंट वो चली गई, किसी की बाजू उड़ गया, गन तबाह हो गई। रात को हम अंडर अटैक थे, लेकिन बड़ी हिम्मत और जुर्रत के साथ। लेकिन अचानक फिर 16 दिसंबर को सकूते ढाका की खबर आई, तो मैंने लोगों को फिर रोते देखा और वो एक बड़ा अंदोनाक वाक़या था और उसके बड़े रीज़न्स थे, ज़्यादा सियासी रीज़न थे, कम फौजी रीज़न थे। इन द सेंस फ़ौज का इन्वॉल्वमेंट तो यही थी ना कि फ़ौज की उस वक़्त हुकूमत थी जो नहीं होनी चाहिए थी, सिविल का कोई लीडर होना चाहिए था। लेकिन फिर सिविलियंस ने जब उस सिचुएशन को हैंडल नहीं किया और उसको गलत किया, मुजीबुर रहमान के साथ वो हुआ मसला वगैरह वगैरह, तो इसको ज़मीर जाफ़री साहब ने ना बड़ा बेहतरीन तरीके से कवर किया है। अपने एक वो कपलेट में आपको सुनाता हूँ। ज़मीर जाफ़री साहब ने सारे एपिसोड को ऐसे कहा कि न्याज़ी जनरल न्याज़ी था जो अरोड़ा इंडियन कमांडर था, तो उसने कहा न्याज़ी ने अरोड़ा को बाचश्मे तर किया पेश जो अपना रिवाल्वर, तो एक पल में सदियों का खूं हो गया कि सरे पाक परचम नगू हो गया। और ये अलम जो झंडा है, अलम अपना सर जिसकी छाँव में था, वो कांटों पे मट्टी पे पाँव में था, और ये जांबाज लश्कर न खाता शिकस्त मगर था क़यादत का किरदार पस्त, और अज़ाइम तो बेदार सीनों में थे मगर सांप भी आस्तीनों में थे। तो ये बड़ा अच्छा उन्होंने, चूँकि ये जो मज़ाहिया शायर होते हैं ना, ये लोगों को हंसाते हैं लेकिन इनके दिल के अंदर बड़े गहरे ज़ख्म भी होते हैं। ऐसा ही है। तो ज़मीर जाफ़री साहब वैसे जो मज़ाहिया भी, वो गए ना मरी में, तो 2 दिन उनके बेटे ने कहीं बुक करा दिया। इत्तिशाम ज़मीर हमारा दोस्त था जो फौत हो गए, जनरल इंतज़ाम, तो वहाँ छोटा सा लकड़ी का वो कैबन से बने होते हैं, उसके अंदर ये थे, पंखा चल रहा था, फॉल सीलिंग हिली हुई थी। तो ये मज़ा में कहते हैं ना कि तो किसी ने पूछा क्या हाल है ज़मीर जाफ़री साहब, तो उन्होंने कहा कि लकड़ी के निसफ हट में बसेरा है आजकल, फिदवी बशर नहीं बटेरा है आजकल। और वो कहता है 2 कमरियाँ के अर्ज़ है जिनमें न तूल है, जीना अगर यही है तो मरना फजूल है। तो इस तरह का वो मतलब मज़ा भी क्रिएट करते थे और साथ ये संजीदा भी होती थी। आपका हवाले से, आपकी शख्सियत के हवाले से अगर देखा जाए तो पर्सनली मैंने ये नोट किया है कि आप जहाँ भी गए हैं, आपका अपने चकवाल से और फिर अपने पादशाह से एक खुसूसी रिलेशनशिप रहा है। और उसमें जिस दौर में मेरा बचपन था, कोई सोच नहीं सकता था कि ये 8 से 10 गाँव को गैस उस वक्त मुहैया की जाएगी। तो इसकी क्या ख़ास वजह है कि अमूमन अक्सर देखा गया है कि लोग अगर किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं तो उनका अपना जो गांव है, शहर है, उससे राब्ता जो है वो कमज़ोर हो जाता है। देखिए ये अल्लाह का एक करम था मेरे ऊपर कि मैं जब स्टूडेंट भी था ना, तो मेरा सोशल वर्क्स और वेलफेयर की तरफ ख्याल होता था कि लोगों की हालत बेहतर होनी चाहिए।
और मुझे याद है कि हम छोटे छोटे थे तो पातशान गांव के साथ मोड़ा है, जिसको अभी मोड़ा अवान कहते हैं जी। तो वहाँ भट्ठे थे। तो हम इकट्ठे स्टूडेंट जाके तो ईंटें उठा के ना कंधे पे एक एक दो दो लाते थे ताकि गली के अंदर नाली को पक्का कर ले, ताकि पानी आए तो लोग स्लिप होते थे, गिरते थे। तो ये एक धरती से प्यार था, उस बस्ती से प्यार था जहाँ हमारे फोर फादर दफन है, कब्रिस्तान है। और मैं कहता था कि अल्लाह करे मुझे मौका मिले तो मैं इनको थोड़ा ठीक करूं, इनकी सड़कें ठीक हों। कोई सड़क नहीं थी मिलती, कच्ची सड़क आती थी एक, और वो रेलवे डुडियाल में थी, पक्की सड़क मुलियाल में थी, तो दरम्यान में ये बिल्कुल। तो अल्लाह का करम है, फिर हमने सड़कों का जाल बिछाया। 5 सड़कें अभी हमारे गांव को मिलती हैं। माशाल्लाह। डिजिटल टेलीफोन एक्सचेंज 1994 में, जब ये मोबाइल तो थे ही नहीं, वो लगाया। फिर बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ में MS था, ब्रिगेडियर था जब शुरू में। तो उन्होंने कहा जनरल साहब आपने हमसे कोई फ़ायदा नहीं लिया। तो मैंने कहा मैडम क्या फ़ायदा? कहती है आप एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, आपको इतने मुरब्बे हम लगा सकते हैं, इतना ये लोग। मैंने कहा मुरब्बों से थोड़ी बड़ी बात मैं करने वाला हूँ। तो हैरान होगी कि अच्छा ये इतना, कभी इसने तो पता नहीं ज़ात के लिए को मांगेगा। तो कहती है क्या? मैंने कहा मैडम मैं जिस इलाके से हूँ वो फ़ौजियों का इलाका है, वहाँ शहीदों, गाजियों, मुजाहिदों की सरजमीन है। और बेचारी हमारी माएँ बहनें ना गोबर जलाती हैं और त्रिमें जड़ियाँ लकड़ी की, वो उनका है। तो मैं कहता हूँ गैस का, ये 1994-95, आज से 25 साल पहले, जब जेलम में खारियाँ में भी गैस नहीं थी। तो उसने कहा अच्छा, तो सुई गैस की मैंने बात। तो उन्होंने कहा जन साहब आप देख लें, फिर आप करें, मुझे बताएं मेरी मदद। मैंने कहा आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आगे मेरा काम है इनसे काम लेना। वो जब किया गैस वाला, कोई इधर बहाना, कोई पाइप नहीं है फलान। मैं कहा पाइप ले आए और शुरू पातशान से करें, और जितने रास्ते में गाँव और ढोके हैं इन सब को पूरी को मिले, और मैं और प्राइम मिनिस्टर खुद आएंगे इफ्तिताह करने के लिए। तो बेनज़ीर भुट्टो साहब को लेके, तो ये जो पिनवाल को सड़क निकलती है तहसील चौक से, वहाँ वो लगा कतबा, उधर हमने उसको खोला। और कॉलेज के अंदर जाके उस वक्त सरदार अब्बास साहब जो थे वो MPA थे, तो इनको भी हमने ले आए और इनको कहा आप बोलें भी, तकरीर ये करना चाहते थे। तो बड़ा अच्छा उस वक्त करा। तो मैं ये कहता था कि देखें, ये मैंने उस वक्त को MNA तो नहीं बनना था, ना मुझे वोट चाहिए थे, ये एक इंसानियत दोस्ती थी सिर्फ। तो हमने ग्रिड स्टेशन बनाया बहुत बड़ा, ये डोरे और पातशान के दरमियान। फिर वालिद साहब ने मस्जिद बनवा दी गांव के अंदर, कि वो जो उनके पास थोड़े अगले पैसे थे उसको लगाओ और ठीक करो। कुछ बेनज़ीर भुट्टो अल्लाह से बख्शे 10-12 लाख रुपए इनसे मैंने लेके तो गांव में मस्जिद को बेहतर कराया, गलियां ठीक कराई। तो मतलब है ये काम। और फिर एम्प्लॉयमेंट, मैं ये नहीं करता था कि किसी का हक मार के एम्प्लॉयमेंट, मैं ये करता था जब POF में था या स्टील मिल में था, तो मैंने स्टील मिल से लेटर लिखा। उस वक्त सरदार अब्बास नाज़म थे, तो मैंने इनको कहा कि देखिए मैंने फर्स्ट डिवीज़न मैट्रिक मांगे हैं पूरे पाकिस्तान से, आपके लोगों तक वो इश्तिहार शायद पहुँचे ही नहीं। तो जो अगर हैं कोई लड़के तो उनको बताएं और वो मेरे पास आएँ, और मैं मेरिट पे वो ज़रूर आएंगे चूँकि हमारे पास बड़े लायक लोग हैं। तो कुछ लोग उधर, कुछ लोग POF के अंदर, उधर जो लोग गैस में बेच सकता था उनको, जहाँ जहाँ मेरिट के ऊपर किसी का हक मारे बगैर। तो ये भी यही था कि अपने लोगों को थोड़ा लिफ्ट करें। फिर जो ये स्कूल्स कॉलेजेस बने, इनमें से मेरे ख्याल दर्जनों का मैंने इफ्तिताह किया। ये आपका ग्रामर स्कूल ख्वाजों का है जी, इसकी बुनियाद मैंने रखी, इसका इफ्तिताह मैंने किया, इनको आपको याद होगा ये। फिर इनको स्टाफ मैंने, हाशमी साहब को मैंने वहाँ से भेजा, प्रिंसिपल। अच्छा माशाल्लाह, वो उधर थे ना, तो मैंने कहा ये बेस्ट है, इनको ले जाए, और टीचर चाहिए वो दे। तो आज अल्लाह का करम है, चकवाल का जो लिटरेसी रेट है वो बेटर है। हर किसी ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन की होगी। तो मेरा ये एक वो था। अभी भी मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, जो जहाँ काम हो सके। अभी मैं रेलवे के पीछे पड़ा था, बार बार मैं जनरल फैज़ साहब को भी बताता हूँ, MNAs को भी बताता हूँ, MPAs को भी बताता हूँ कि ये जो रेलवे है मंदरा से चकवाल का, इसको रिवाइव करो। ये एक आर्टरी है, एक हमारे, और रेलवे स्टेशन बनेंगे, रेलवे कॉलोनीज़ बनेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। हमारे बच्चे जो बसों पे, वैगनों पे धक्के लगते हैं, कारों पे, रेल का सफ़र बहुत अच्छा होता है, एयर कंडीशन कोच हो, उधर बैठे 30 मिनट्स के अंदर आप DHA पहुंच जाते हैं। इधर को काम किया, पढ़ा, बच्चे ने इधर से बैठा उधर चला गया, आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है।
लेकिन उसमें अभी हालात चूँकि मुल्क के ठीक नहीं है ना, फाइनेंशियली हुकूमत ने मतलब है संभाल नहीं सकी, और कुछ ऊपर से ये बीमारी का मसला आ गया, तो अल्लाह ताला करे बेहतरी हो इंशाल्लाह। और जनरल साहब, जिस तरह आपने बताया कि मेरिट पे आपने पीओएफ में भी है, पाकिस्तान स्टील में भी रह के, तो ये तो इस बात से भी आपके मेरिट की गवाही तो मैं भी दूंगा कि इंसान अगर मेजर या कर्नल भी रिटायर हो तो कोशिश करता है कि मेरा बेटा भी फ़ौज में भर्ती हो जाए। आप माशाल्लाह 2 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ रहे, फिर उसके बाद इतनी सीट्स पे रहे, तो आपके बेटे का कोई रुझान नहीं था फ़ौज की तरफ? नहीं, देखिए उसका रुझान था। मैं जब ब्रिगेडियर था गुजरांवाला में, तो उधर ही ISSB थी जहाँ इम्तिहान होता था, तो इसने अप्लाई किया तो ये सारे टेस्ट क्लियर कर गए। लेकिन जो साइकाट्रिस्ट था उसने मुझे कहा कि इसका एप्टीट्यूड जो है ना, बच्चे का एप्टीट्यूड भी देखना चाहिए, कि उसने कि क्लियर तो उसने कर दिया है, लेकिन इसका एप्टीट्यूड आर्मी का नहीं है, तो आप चाहते हैं तो इसको हम डालते हैं। मैंने कहा फिर अगर एप्टीट्यूड नहीं है तो ना डालें, बिकॉज फिर दरम्यान में ये वो करेगा। फिर जब मैं MS था बेनज़ीर के साथ, मोइन कुरैशी साहब के साथ, तो इसने अप्लाई किया PIA के लिए, तो वहाँ ये सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्ट हुआ बेनज़ीर के आने के बाद, तो बाद में मुझे पता चला कि अखबार में आया कि जनरल साहब का बच्चा जो है वो सिलेक्ट PIA ग्रुप में हुआ है, हालांकि भर्ती पे पाबंदी है PIA में। तो मैं हैरान हुआ कि ये इन्होंने कैसे किया है। फिर अगर भर्ती पे पाबंदी है तो मैं तो PM हाउस में एक जनरल के तौर पे था, अगर मैं कानून का नहीं पासदारी करता तो कौन करेगा। तो बच्चों को, तो मैंने चेक किया तो वो वाकई हुआ ये था कि बेनज़ीर को पता चला कि मेरे बेटे ने अप्लाई किया है, अल्लाह उसे बख्शे। उसका एक अपना व्यू होता था, सियासी लोग मदद करना चाहते हैं। उसने कि MD को रिंग किया कि भाई ये मेरे MS का बच्चा आ रहा है, तो इसने अप्लाई किया है, क्लियर कर गया टेस्ट, तो इसको रख लो। उसने रख लिया। जब मुझे ये पता चला तो मैंने उसको कहा रिज़ाइन करो। अच्छा, अभी शोर मचाओ। बेटे ने कहा अबू जी मैं अभी ग्रुप 6 में इधर हुआ। मैं कहा नो, अब छोड़ के। ही रिज़ाइन एंड केम बैक। प्राइम को पता ना लगा बेनज़ीर को। जब 2 महीने के बाद अखबार में आया कि ये देखो मिलिट्री सेक्रेटरी ने कितनी बड़ी बात की है कि बच्चे को उससे हटा ही लिया है चूँकि वायलेट हुआ था कानून, तो उस पर बेनज़ीर ने मुझे बुला लिया। उन्होंने कहा आप इतने भी दयानतदार न बने, आपने बच्चे का ख़त्म कर दिया आपने। मैंने कहा मैडम देखिए मैंने तो नहीं कहा था, आप यू वर काइंड, आपने उसको बुलाया प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, उसको कहा, तो मैंने तो आपको नहीं कहा था, मैंने तो आपको बताया भी नहीं था, आपको कैसे पता चला। कहती है वो उस जहाज़ में जिस दिन मैं जा रही थी वो पीछे बैठा था, तो मैंने किसी पूछा तो उनका इनका इसका आज इंटरव्यू है, तो मैंने कह दी, तो उधर से निकाल दिया। फिर नकई साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा का ये होता था कि वो अमले का, स्टाफ का, बच्चों का ये बड़ा ख्याल करती। तो उसने ये कहा नकई साहब को कि नकई साहब ने एक दिन मेरे पास आ गया, MS था, मैं जनरल था, तो जनरल साहब बेटा किधर है आपका। मैं कहा मेरा बेटा क्यों, अल्लाह खैर करे, मैं चाहता था कि मेरे घर का कोई जिक्र ना हो, ना मेरा बेटा नज़र आए यहाँ, ना मेरी फैमिली को कोई बंदा, मैं नौकरी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा आप मेरी बात तो सुनी, कि मुझे बीबी ने कहा है कि आपके बेटे को तहसीलदार भर्ती करना, तो वो अभी वो ब्रिलियंट है, उसने इतना ये किया हुआ। तो मैंने ना अल्लाह ताला नकई साहब को जन्नत दे, वो ज़्यादा ड्रिंक भी कर, मैंने हाथ मांगे नकई साहब खुदा का वास्ता है मुझे इस तरह ख़राब ना करें, तहसीलदार भर्ती करे, उसको अप्लाई करे, कहीं जाए, कोई मेरिट हो, कोई अखबार का इश्तिहार है, उनका क्या कर रहे हैं जनरल साहब, फौज पाकिस्तान में यही चलता है। मैं कह नहीं सॉरी, आप चले जाओ, बीबी को ना बताएं, बस आप उधर हो जाए। तो वो उधर का। इसके बाद बेटे ने कहा मैंने बाहर जाना है, तो मैंने कहा बाहर जाओ अगर जाना है। तो फिर इसने उधर होटलिंग का था, फिर सिटी बैंक जो था लंदन में, उसके अंदर इसने कुछ किया। फिर करते कराते मैंने कहा ये ज़िंदगी तो गुजर जाती है ऐसे, तो अल्लाह का करम है, मैं POF में रहा, स्टील मिल में रहा। कभी भी कोई बंदा, कभी मैंने इसको कहा बेटे तुम सारे बिज़नेस कर सकते हो, लेकिन जब मैं POF में हूँ तो असले का बिज़नेस नहीं कर सकते, जब मैं स्टील मिल हूँ तो लोहे का बिज़नेस नहीं कर सकता। और खुदा का करम है, आज अभी जिस घर में मैं रहता हूँ, ये मैं 2 बेडरूम में 15 साल से रह रहा हूँ, और ये ऊपर वाला पोर्शन मैंने रेंट पे किए हुए, और इससे मेरा किचन भी चल जाता है, और अल्लाह का मेरे ऊपर करम है। मैं ना कोई बहुत बड़ा मैंने कहीं फार्म हाउस बनाया हुआ है, मैं जो चाहता, मतलब आप हराम का रिज़्क तो जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, और आज़ादी है। एट द एंड ऑफ द डे सुबह
2 टोस्ट खाए हैं, दिन को गोल्फ खेलूँगा, शाम को जाके एक फुल्का शायद खा लूँगा, वही करता है ना बंदा। तो अल्लाह सेहत दे, सुकून कल्ब दे। और अभी आप देखें कि मेरे ख्याल में 1947 से लेके आज तक मैं पहला फौजी जनरल सेनेटर हूँ जिसको एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने सेनेटर बनाया। सेनेटर बना। तो मेरी को पॉलिटिकल फैमिली भी नहीं है, हम तो मिलिट्री और रिलीजियस फैमिली के लोग हैं, लेकिन ये भी एक अल्लाह की इज़्ज़त अफजाई है ना कि आप उधर जाके काम शाम कर रहे हैं। तो चले, मैंने आपको पूरा किस्सा ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपके नाजरीन को भी और यंग बच्चों को जो कि बड़े आजकल बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े तेज़ हैं, वो मुझे अभी जो पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट है पूरे पाकिस्तान की 500 सूबों की, उन्होंने अपना राहबर इलेक्ट किया है। तो मैं पाकिस्तान यूथ पार्लियामेंट का राहबर भी हूँ, जिसमें चकवाल से भी लोग होंगे, बल्तिस्तान से भी हैं, सवात से हैं, बलूचिस्तान, सिंध वगैरह वगैरह। तो उनको भी मैं ये टीवी उसके ऊपर आके तो गाइड करता रहता हूँ। तो ये मिशन है अभी चल रहा है। आपने अभी गोल्फ का जिक्र किया, तो मैं पढ़ रहा था कि माशाल्लाह गोल्फ में भी आपने जिस तरह अपना आप पीओएफ में गए, पाकिस्तान स्टील में गए, तो आपने अपना एक वहाँ पर मकाम पैदा किया। फिर आप जब तब सियासत में आए तो वहाँ पे भी माशाल्लाह फिर कश्मीर स्टांस पे भी आपने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू सबसे हट के होके क्लियर किया। तो गोल्फ में आप जब गए, गोल्फ का शौक़ कब पैदा हुआ और फिर गोल्फ जो है उसके लिए आजकल टाइम निकाल लेते हैं? देखिए, गोल्फ मैंने एक्चुअली तो बहुत अच्छा प्लेयर बनने के लिए बचपन से आपको खेलना पड़ता है ताकि आपके मसल उसके मुताबिक। हमारा गोल्फ सोशल गोल्फ है, पास टाइम के लिए थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। तो मैंने एज ए ब्रिगेडियर शुरू किया था, और ये इसलिए भी कि ये आपको एक रिलैक्सेशन भी देता है, आप एक खूबसूरत एनवायरनमेंट में वॉक शॉक कर लेते हैं। मैं पढ़ रहा था निक्सन की किताब, जो प्रेसिडेंट थे ना रिचर्ड निक्सन अमेरिका के, तो वो कहते थे कि जब मैंने कोई बड़ा फैसला करना होता था तो मैं गोल्फ सेट लेके गोल्फ कोर्स पे चला जाता था। वो गोल्फर की तरह है। इसी तरह जो उनके प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, उन्होंने कहा कि मैं जब टेंशन में होता था वाइट हाउस में, तो मैं वो क्लब एक लेके ना तो पिछले लान में निकल कर तो उसकी चिपिंग शुरू करता था, तो उससे मैं थोड़ा रिलैक्स। तो मैंने ये एक पास टाइम है, इसमें मैं ऐसा एक्सेल नहीं कर सका, लेकिन मतलब वर्किंग गोल्फ खेलते हैं, मज़ा करते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सर, ये तो आप कह रहे हैं कि आप एक्सेल नहीं कर सके, लेकिन बावसूख ज़राए से पता चला है कि आप बहुत अच्छी गोल्फ खेलते हैं। या देखिए, मेरा अच्छा हैंडीकैप अभी तकरीबन 10 हैंडीकैप है, जो कि एक अच्छा है। उसमें इंटरेस्ट की बात है ना, आप इंटरेस्ट लें और वो खेलें। अभी भी सख्त गर्मी में, अच्छा टाइम की आपने बात की, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन जब हमारे सेशन हो आगे पीछे तो फिर हम सैटरडे संडे को खेलते हैं। जब कुछ ना हो तो फिर शाम को 2 घंटे आप वैसे भी वॉक करें या उधर चले जाएं, वहाँ बैठ के चाय का कप पिए। देखिए, ज़िंदगी में बताया ये जाता है कि आप एक तो खुराक अच्छी खाएं तो सेहतमंद रहते हैं, एक आप एक्सरसाइज करें तो बेटर रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपकी ज़िंदगी को तवालत देती है चीज़, वो है सोशलाइजिंग। कि आप अपने साथियों से बैठे गपशप सुनाएं, कोई जोक सुनाएं, कोई फ्री गप हो ताकि आपको कोई वो ना हो। तो जब आप गोल्फ गेम ख़त्म करते हैं तो आप बैठते हैं, चाय का कप कॉफ़ी पीते हैं, तो आप जान की गपशप लगाते हैं। ये जो गपशप है, अभी मैं गाँव में भी जाता हूँ तो मैं लोगों को इकट्ठा कर लेता हूँ, हर तबका फ़िक्र के लोग आ जाते हैं। आपको उसके लेवल पे आके उनकी बातचीत करनी पड़ती है। अभी उनके साथ हम ये नहीं डिस्कस करते कि यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए। वो अभी मतलब हमारे गांव में चाचा कादर गुजर होते थे, 95 साल में फौत हुए, तो वो मेरे पास आके बैठ गए। उन्होंने कहा, सर कणकां दा गढ़नियां ही हैं, लेकिन हालां तक वतर नहीं आया, और वतर आएगा तो फिर असी ए करांगे। अच्छा, दांत जुगड़े फलानी जगह, तो उन्होंने दांत तकड़ा है तो अस अड़ी दांदेदार रखी है, मतलब वो उनकी खुशी इसके ऊपर होती। अच्छा, फिर सिफारिश आ जाती है, सर आप देखें डीसी क्लियर नहीं कर रहा, असा कुत्तियां दा भेड़ करना। उनको रोकता था यार कि जो कानून है उसको आपने अमल करना। नहीं सर, तुसी जनरल हो, स्वाडे कहने तो भी कुत्तियां दा भेड़ नहीं होएगा तो कहने तो। मैं आख्या नहीं, वो फिर कहीं समझाना पौंदा ना। तो एक दफ़ा मैं डोरे गाँव में गया, मेरी माँ का गाँव है। जी बिल्कुल। तो मैं उस वक्त जनरल था, तो एक खातून ने पकड़ ली, मेरा पोतरा जड़ा भर्ती करो। मैं क्या
भी अजकल दा पढ़िया बंदा भर्ती होंदा आदि फिर दा पढ़िया कराना होंदा फिर तैं को ही आना आ तो दूसरा मैं कहती ये है कि अगे भी तैन ही वोट देता तो आइंदा भी तैन वोट देंगे उसी थी थाट में जनरल भी वोटर ना बने तो उसको मैंने कहा कि नहीं मैंने वोट नहीं लिए लेकिन मैं खादम हूँ आपके लिए। अल्लाह ताला काम करता है, बंदा तो वसीला बनता है। तो मुझे तो ये खुशी होती है जब मैं किसी के काम आता हूँ, क्योंकि वही लोग जिनके काम आता हूँ कई वो उल्टा प्रोपेगेंडा करते हैं, कई लोग खिलाफ हो जाते हैं, वो ये वो, बट उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। आपने अपने तौर पे एक अच्छा काम किया उसकी मदद करने के लिए और ख़ामोशी से किया, एंड दैट इज़ इट, और यही होना चाहिए। जनरल साहब आपके साथ बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। जी तो चाहता है टाइम और हो, लेकिन आपके साथ एक नशिस्त और इंशाल्लाह होगी, और आपकी जो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी है उस पर आपसे डिटेल गपशप करेंगे। बहुत वेरी गुड वेरी गुड, ये अच्छा है। अल्लाह ताला आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं, आप बड़ी तैयारी करके आए हैं। तो चकवालियों के ये तो मशहूर है ना कि वो जिधर जाते हैं अपना लोहा मनवाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को। आज की जनरल साहब के साथ जो नशिस्त थी यहीं तक हम इसको बर्खास्त करेंगे। इंशाल्लाह जनरल साहब के साथ एक और नशिस्त करेंगे और उसमें इनकी रिटायरमेंट के बाद के जो वाक़यात हैं वो, और ये सियासत में कैसे आए, और फिर उसके बाद इनकी जो कॉलम निगारी है उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।